सभी टेट एग्जामों में पूछे गए ग्लोबल वार्मिंग और अम्ल वर्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को पूरी देखें क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है दोस्तों, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली कुछ बेसिक जानकारी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले, जब विभिन्न गैसों के कारण वायुमंडल का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो उसे ही ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा दी जाती है। ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक तापमान भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहते हैं दोस्तों? वैश्विक तापमान भी कहते हैं। इसके लिए जिम्मेदार मुख्य गैस निम्न है। इसके लिए जिम्मेदार गैस हैं निम्न है। नंबर 1 सबसे पहले कौन सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आती है मीथेन, ये CH4 बोला जाता है। तीसरे नंबर पे जलवाष्प। चौथे नंबर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। और पाँचवें नंबर पर ओजोन, जिसे O3 बोलते हैं। छठवें नंबर पर आती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं। तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए 6 मुख्य गैस जिम्मेदार हैं। वो कौन कौन सी हैं दोस्तों, एक बार और देखते हैं। नंबर 1 पर कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दूसरे नंबर पर मीथेन CH4। तीसरे नंबर पर जलवाष्प। चौथे नंबर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। पाँचवें नंबर पर ओजोन O3। और छठवें स्थान पर कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये 6 मुख्य गैसें ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। एक हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? USA। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं थोड़ा अम्ल वर्षा से संबंधित कुछ जानकारी। तो देखते हैं दोस्तों अम्ल वर्षा के बारे में कुछ। अम्ल वर्षा, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बन जाते हैं और वह धरती पर बरसता है तो उसे ही अम्ल वर्षा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कण जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बन जाते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। देखते हैं दोस्तों इसके लिए कौन कौन से जिम्मेदार हैं अम्ल वर्षा के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 बोलते हैं। और दूसरा कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं? NO2। सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बन जाता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रोजन जल से क्रिया करके क्या बन जाता है? नाइट्रिक अम्ल, जिसे क्या बोलते हैं? HNO3। क्या बोलते हैं? HNO3। एक बार और देखते हैं दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बोलते हैं, जिसे जल से क्रिया करके क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। नाइट्रोजन ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बन जाता है? नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या है? HNO3। अब जिनसे आए हुए प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि आपसे पेपरों में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कौन सा भी टेस्ट एग्जाम हो। तो देखते हैं दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? रीट 2016 में पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन A नाइट्रोजन, ऑप्शन B मीथेन, ऑप्शन C कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन D सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो आपने ऊपर ही देखा है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन गैस क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। लेकिन यहाँ पर 2 गैसें दी हैं, एक मीथेन दिया है और एक कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। तो आपको जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उस ऑप्शन को ही आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड।
क्योंकि सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो आपने ऊपर ही देखा दोस्तों, कौन सी गैस जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? प्रश्न क्या दोस्तों हमारा? निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? यूके टैट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो विश्व ऊष्मायन का कारण क्या है दोस्तों? वायु प्रदूषण। जब वायु का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है वायुमंडल में, तो क्या होता है? उसे ही विश्व ऊष्मायन की संज्ञा दी जाती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। चौथा प्रश्न, कौन सी गैस अधिकतम वायुमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? यूके टैट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। हमारा प्रश्न क्या दोस्तों? कौन सी गैस अधिकतम, क्या ध्यान रखना है, अधिकतम वायुमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? यूके टैट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको क्या चुनना है? जो अधिकतम जिम्मेदार है। तो कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए अत्यधिक उत्तरदायी है सबसे ज़्यादा? तो वो है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विश्व तापमान के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवा, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था? पी टैट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, ऑप्शन बी जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, ऑप्शन सी जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसने पहचाना दोस्तों? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव को पहचाना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा छठवां, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? प्रश्न क्या दोस्तों? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? यूपी टैट 2011 तथा यूपी टैट 2011 और यूके टैट 2011 में पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए वृक्षों द्वारा, ऑप्शन बी मछलियों द्वारा, ऑप्शन सी जंतुओं द्वारा, ऑप्शन डी सूर्यों के प्रकाश द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा, क्योंकि वृक्ष बहुत सी गैसों को अवशोषित कर लेते हैं तथा हमारे वायुमंडल को स्वच्छ कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षों द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों सातवां प्रश्न हमारा, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? क्या प्रश्न है दोस्तों? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? क्या है? मुख्य कारक है। यूपी टैट 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी HCl और ऑप्शन डी N2। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या है? SO2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों आठवां, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि हुई है? क्या प्रश्न है दोस्तों? अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि हुई है? यूके टैट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए SO2 और NO2, ऑप्शन बी CO और CO2, ऑप्शन सी CO और N2, ऑप्शन डी धूल और O3। तो अम्लीय वर्षा के कारण किसकी सांद्रता में वृद्धि हुई है?
SO2 और NO2। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं नवा। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों या मूर्तियों का क्षरण होना कहलाता है। यूके टेट 2013 में पूछा हुआ प्रश्न। प्रश्न क्या दोस्तों? अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों या मूर्तियों का क्षरण होना। क्षरण का अर्थ होता है मतलब थोड़ा नष्ट होना। नष्ट का मतलब थोड़ा फीकी पड़ जाना या उनकी सुंदरता कुछ कम हो जाना, क्षरण ह्रास होना उनका। तो ऑप्शन ए ड्राई डिपोजिशन, क्या है सॉरी, ड्राई डिपोजिशन। ऑप्शन बी स्टोन लेप्रोसी। ऑप्शन सी एरोसॉल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारे ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए ड्राई डिपोजिशन, ऑप्शन बी स्टोन लेप्रोसी, ऑप्शन सी एरोसॉल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इमारतों और मूर्तियों का क्षरण होने का कारण क्या है दोस्तों? क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी। जब अम्ल वर्षा के कारण कोई इमारत हो या मूर्ति हो, उसका जब क्षरण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्टोन लेप्रोसी। अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां। निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? मतलब अम्ल वर्षा के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सा है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक कौन सा है? बृहद प्रदूषक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। और एक और कौन सा उत्तरदायी है दूसरा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अभी हमारा आंसर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? पीटैट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या प्रश्न है दोस्तों? इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी CH3COOH, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो अम्ल वर्षा में क्या उपस्थित होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और इनके सूत्र क्या हैं? HNO3 और H2SO4। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर कौन सा अभी? डी। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? यूपी टैट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या प्रश्न है दोस्तों? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसके घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड, डी आंसर राइट। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ही अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 13वां। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्या प्रश्न है हमारा दोस्तों? ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? सी टैट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी सल्फर। तो ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है दोस्तों? अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।